Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमी हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 2 हमारा चल रहा है और चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। कल हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमें दो फ्रेंड्स की स्टोरी हम पढ़ रहे थे। दो फ्रेंड्स थे जो एक ही गांव में रहते थे, सकल और विलास। उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है लेट्स डिस्कस, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स। जो हम दो फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, दो अलग अलग स्टोरीज हमने पढ़ी थी। क्या आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया उनके बीच में? अगर किया तो व्हाट आर दोज, वो क्या थे, क्या डिफरेंसेस थे, ये आगे अभी हम देखेंगे। इसके पहले देखते हैं, एक एक्टिविटी दी हुई है। विजिट अ नियर बाई विलेज और अ स्लम एरिया एंड राइट डाउन अ केस स्टडी ऑफ अ बॉय और गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और सकल। आप अपने नियर बाई किसी गांव में जाइए या फिर किसी स्लम एरिया में चले जाइए और उस पर एक केस स्टडी लिखिए। किसके बारे में? कोई ऐसा लड़का या लड़की आप ही के एज का हो जिसकी कंडीशंस कैसी हो, विलास और सकल जैसी हो। विलास और सकल की कंडीशन कैसी थी, कल हमने स्टोरी में डिस्कस किया था, आज फिर से देखेंगे। ये जो दोनों केस स्टडीज हमने पढ़ी थी, इन द टू केस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। हमने देखा था कल कि सकल जो है वो स्कूल गया था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सकल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, इसलिए उसको बार बार डॉक्टर के पास विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। विलास जो था वो पेशेंट था अर्थराइटिस का। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और उसके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे, उसके पास पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर के पास विजिट कर पाए। सकल एक्वायर अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल के पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री थी। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। सकल की प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई थी। वाइल विलास कॉन्टिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, जबकि विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी। माँ क्या करती थी? मछलियां बेचा करती थी, तो वही काम से विलास भी करता था। ही अर्न अ मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली। जैसे उसकी माँ को बहुत कम इनकम हुआ करती थी, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे ये लोग, वैसे ही सेम इनकम अब किसको होने लगी? विलास को। ये भी अपनी फैमिली को फीड नहीं कर पा रहा था। आगे कह रहा है, इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। कई सालों की जो शिक्षा सकल ने प्राप्त की थी उससे क्या हुआ था कि क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव हो गई थी। दिस एनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। इससे इसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी बढ़ गई थी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जब किसी पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, कोई भी चीज प्रोडक्ट कर सकता है वो, चाहे टीचर है तो कुछ क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। अगर वो इंजीनियर है तो नए नए आर्किटेक्चर्स ला के दे सकता है। अगर वो किसी और चीज में काम करता है, लाइक किसी की कोई फर्म है, तो वो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। उसके जो ब्रेन की पावर है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाती है। उसकी जो काम करने की क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो सेल ज्यादा होता है, और जब बिक्री ज्यादा होती है, सेलिंग ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है। दिस इज टर्न पेज इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। इससे क्या होता है कि ये जो प्रोडक्टिविटी किसी पर्सन की बढ़ती है, इसके रिटर्न में या तो उसको सैलरी मिलती है या कोई ऐसी चीज जो उसको चाहिए होती है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। विलास का जो बचपन बीता उसमें ना तो उसको एजुकेशन मिल पाई ठीक से, ना उसको कोई हेल्थ केयर मिल पाई। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। उसने अपनी लाइफ भी ऐसे बिता दी जैसे उसकी माँ क्या करती थी? फिश को सेल करती थी। Henceforth, he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. इसको भी अपनी माँ की तरह सेम सैलरी मिलती थी जैसे अनस्किल्ड किसी श्रमिक को मिलती है। Investment in human resource by education and medical care can give high rates of return in the future. जब हम किसी ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन एंड मेडिकल केयर के थ्रू, तो वो हाई रिटर्न देता है इन फ्यूचर। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। तो ये लोगों में उसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हम लैंड एंड कैपिटल में करते हैं। आगे कह रहा है, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ can yield a high returns in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society.
अगर एक बच्चे में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी एजुकेशन में, उसकी हेल्थ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन फ्यूचर वो भी हाई रिटर्न्स देगा। कैसे देगा? उसकी हायर इनकम्स होंगी, हायर अर्निंग करेगा वो, और सोसाइटी को ग्रेट कंट्रीब्यूशन देगा, एक अपना अच्छा योगदान सोसाइटी को भी देगा। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं वो अपने बच्चों पर तो अच्छा खासा अमाउंट खर्च करते हैं, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं प्रॉपर तरीके से। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे होते हैं तो उनको पता होता है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लिए भी कॉन्शियस रहते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो इस चीज पर ध्यान देते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा और अच्छी हेल्थ चाहिए, इस चीज का भी वो ध्यान रखते हैं। इस तरह से क्या होता है, अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। इस तरह से एक अच्छा साइकिल बन जाता है। पेरेंट्स खुद एजुकेटेड होते हैं तो वो बच्चों को भी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं, उनको ध्यान देते हैं उस चीज पर। वो खुद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन मेंटेन करते हैं तो वो बच्चों पर भी इस तरह का ध्यान देते हैं। In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. तो वो पेरेंट जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, खुद सुविधाओं में नहीं रहते, तो उसी तरह के माहौल में अपने बच्चों को भी डाल देते हैं, उसी तरह के डिसएडवांटेजेस स्टेट में उनके चिल्ड्रंस भी रहते हैं, उन्हें किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जैसे जो देश हैं उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच हैं। ये कंट्री क्या है? विकसित हैं, रिच हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। उनके जो देश में नेचुरल रिसोर्सेज की उन्हें जरूरत होती है उसको वो इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड? अगर उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है तो वो कैसे रिच हुए, डेवलप कैसे हुए? क्योंकि उन्हें तो नेचुरल रिसोर्सेज भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बाहर से मंगाने पड़ते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने लोगों पे इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया है लोगों की। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। अब जब लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर इन्होंने खर्चा किया तो उससे क्या हुआ, इन लोगों ने लैंड एंड कैपिटल जैसी चीजों को एफिशिएंट रूप में यूज करना शुरू किया। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व द पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। इनकी जो एफिशिएंसी है इन लोगों की और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने सीखी है, इस टेक्नोलॉजी से इन लोगों को हेल्प मिली है अपनी कंट्री को विकसित देश बनाने में, डेवलप्ड कंट्री बनाने में। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन किस किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। आज भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में रखी जाती है, कौन सा काम किस सेक्टर में रखा जाता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। लोग बहुत तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, लोग बहुत तरह के अलग अलग तरह के काम करते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट अ जॉब इन द फर्म। हमने देखा कि जो विलास है वो क्या करता है, मछलियां बेचता था, और सकल को एक फर्म में जॉब मिल गई थी, वो एक फर्म में जॉब कर रहा था। अलग अलग तरह के दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो किस एक्टिविटी को किस में रखा जाएगा इसमें अभी देखेंगे आगे। The various activities have been classified into three main sectors. जितने भी तरह के काम होते हैं, जितनी भी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, तीन सेक्टर्स में क्लासिफाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तीन सेक्टर्स हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों सेक्टर कौन कौन से होते हैं, किस सेक्टर में क्या काम रखा जाता है, कौन सी एक्टिविटी रखी जाती है, उसको पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग।
जितने भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक एग्रीकल्चर की बात करें तो हम फसल को उगाते हैं खेतों में, वो एक रॉ मटेरियल हम वहां पे तैयार करते हैं, कच्चा माल तैयार करते हैं वहां पे। फॉरेस्ट्री, वन वन में लकड़ियां होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। फिशिंग, पोल्ट्री, मुर्गी पालते हैं। फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, कहीं किसी खनन में जाके क्वेरिंग, उत्खनन होता है। तो ये सारी चीजें वो हैं, या तो हमें नेचुरली ये चीज प्राप्त हो जाती हैं या फिर हम इनको रॉ मटेरियल्स पे तैयार करते हैं। कैसे करते हैं, अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। किसी भी चीज से जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एंड थर्ड वन इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ईटीसी आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। ये थर्ड सेक्टर में आते हैं सर। टर्शरी दैट मीन्स थर्ड सेक्टर में आते हैं सर। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री का ही एग्जाम्पल लेते हैं। फॉरेस्ट्री में क्या है, फॉरेस्ट्री में क्या होता है, वन होते हैं, वन में लकड़ियां होती हैं, जंगल होते हैं, लकड़ियां होती हैं। तो उन लकड़ियों से अगर आपको फर्नीचर तैयार करना है, फर्नीचर आप क्या करेंगे, लकड़ी को काटेंगे, उसको शेप देंगे, तब आप फर्नीचर तैयार करेंगे। तो वो हुआ मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो लकड़ी एक तरह से क्या हुई, वुड एक तरह से हुई रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फिर उस लकड़ी से आपने चेयर तैयार करी, तो वो चेयर को तैयार करने का जो प्रोसेस है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस है, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में। अब उस चेयर का आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे मार्केट में। जब मार्केट में आप उसको सेल करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो थर्ड सेक्टर में आती है। उसको बेचना आपका आता है टर्शरी सेक्टर में। तो ट्रेड करना, किसी तरह का व्यापार कर देना। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचाना, ये एक सर्विस आपको प्रोवाइड कराई गई। कम्युनिकेशन, जैसे आपका ऑनलाइन ही कोई भी इशू सॉल्व कर देना, कम्युनिकेशन। बैंकिंग में देखें तो बैंक में लोग आपको बैठे हैं सर्विस देने के लिए, आप आइए, लोन लेकर जाइए, अपना काम करिए और इंटरेस्ट के साथ हमें पे कर दीजिए। एजुकेशन, अभी आप घर बैठे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है। हेल्थ से, डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी क्या है, सर्विसेज जब आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं तो वो टर्शरी सेक्टर में आता है। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आपने एग्रीकल्चर में क्या किया, आपने गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं से ब्रेड बनाना, इस बनाने का जो प्रोसेस है ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और ब्रेड बनी हुई उसको मार्केट में बेच देना, ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि तीनों सेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर जो है, इसमें क्या होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। These activities add value to the national income। अब एक नया कीवर्ड आ गया है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है उसको देखते हैं। कल हमने देखा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी को हमने समझा था। जीएनपी क्या चीज थी, तो जीएनपी हम समझ रहे थे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स ऑल, समझ। नेशनल मतलब नेशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट का मतलब कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई उत्पादन करना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितने भी भारतीय हैं, क्योंकि हम इंडियंस के पर्सपेक्टिव में समझ रहे थे, तो इंडियंस ने, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, सबने मिलकर एक साल के अंदर, विद इन अ ईयर, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया होता है, जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए होते हैं, जितनी मौद्रिक मूल्य, जितने रुपए के बनाए होते हैं, उसको बोलते हैं जीएनपी। बट आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम, नेशन की इनकम। अब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। नेशनल मतलब नेशन, भारत, इंडिया, कोई देश, उसकी इनकम कितनी है, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। बोलते हैं कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों ने, उस देश में रहने वाले लोगों ने, उस कंट्री में रहने वाले लोगों ने जितना प्रोडक्शन, जितने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए होते हैं एक साल के अंदर, विद इन अ ईयर, जितने रुपए के वो तैयार किए होते हैं, जितनी वैल्यू के वो तैयार किए होते हैं, जितनी मौद्रिक वैल्यू, मौद्रिक वैल्यू बोलते हैं इसको हिंदी में, इसका ये टेक्निकल टर्म है, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, एक नेशन की इनकम। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हमें समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीनों सेक्टर्स में हो रही हैं,
प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा, प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एंड टर्शियरी सेक्टर में उसको सेल किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं हैव टू पार्ट्स, ये भी दो तरह की होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो हम प्रोडक्शन करते हैं इसको भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, इसको भी देखते हैं। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति को उसके बदले कोई वेतन मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, कुछ ना कुछ उसको पे होता है। जैसे एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, ऐसी एक्टिविटीज या तो वो वेतन लेने के लिए हो रही है या किसी प्रॉफिट को कमाने के लिए हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज को बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज भी हो सकती हैं क्योंकि उसके बदले आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, आपको पे किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आप तैयार करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये तो हो गई मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो हैं जिसको सेल करके आप, उसको बेच करके आप क्या मिलता है, या उसके बदले में आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या आपको कुछ पे किया जाएगा। इसका मतलब नॉन मार्केट एक्टिविटीज में ऐसा नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। तो देखते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा उत्पादन जो आप खुद के लिए करते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फार्मर्स वीट का प्रोडक्शन करते थे। अब जो वो प्रोडक्शन करते थे वीट का, तो उसमें से कुछ पार्ट वीट का अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए निकाल लेते थे, और बाकी जो रिमेनिंग होता था, सरप्लस जो होता था, उसको क्या करते थे, मार्केट में बेच देते थे। तो जो बेच दिया मार्केट में, उसके बदले पैसा मिला, तो उसको बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। और जो घर पे अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया उन्होंने, जिसके बदले उनको बाहर से तो कोई पे नहीं करेगा, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया उन्होंने, उसको बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज। सिंपल से एग्जांपल से हमने समझ लिया। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर 1 है इसमें आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। अब ये सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये सेकेंडरी सेक्टर है। और यहाँ पे जो भी सामान मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसका सेलिंग की जा रही है। ये शिप है, यहाँ पे ये सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ये एरोप्लेन यहाँ पे दिख रहा है, ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये थर्ड सेक्टर है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स आप इसमें देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द पिक्चर कैन यू क्लासिफाई दीज एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर्स, तो हमने क्लासिफाई कर लिया है। आगे कह रहा है दीज कैन बी, तो ये जो हम बात कर रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, दीज कैन बी कंजम्पशन और प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। जैसे हमने अभी वीट का एग्जांपल दिया था, ये क्या कर रहे थे, प्रोसेसिंग कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट की, अपने खेतों में उगा रहे थे, उसका कंजम्पशन कर ले रहे थे। तो कहीं सेलिंग तो कर नहीं रहे थे, कहीं बेच नहीं रहे थे मार्केट में जाके, तो उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट, या कोई फिक्स असेट का क्या करता है, प्रोडक्शन कर लेता है। एक्टिविटी में कह रहा है विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर बाय योर रेजिडेंशियल एरिया एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। आप किसी गांव या कॉलोनी को विजिट कर सकते हैं आपके आसपास कहीं, वहां पे आप देख सकते हैं कि लोग किस किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल आस्क योर नेबर व्हाट इज देयर प्रोफेशन। अगर आप किसी गांव या कॉलोनी में विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं वो क्या काम करता है। इन विच ऑफ द 3 सेक्टर्स यू विल कैटेगराइज देयर वर्क, आप देखना कि वो जिस तरह का काम करते हैं उसको आप किस सेक्टर में रखेंगे। अब ये कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। से वेदर दीज एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। विलास सेल्स फिश इन द विलेज मार्केट। विलास क्या करता है, गांव में मछलियां बेचता है मार्केट में, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, कुछ उसको इनकम होती है, तो ये क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई। नेक्स्ट है विलास कुक्स फूड फॉर हिज फैमिली। अगर विलास अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड है सकल वर्क्स इन द प्राइवेट फर्म।
जब सकल प्राइवेट फर्म में काम करता है तो उसके बदले उसको क्या होती है, पेमेंट मिलती है। तो ये हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी। के बाद सकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, सकल अपने जो छोटे भाई बहन है उनकी देखभाल करता है। तो ये क्या हुई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई। क्यों, इसके बदले उसको कुछ मिलता नहीं है। आगे कह रहा है ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से एक फैमिली के अंदर रहने वाले जो मैन एंड वुमेन होते हैं उनके काम अलग अलग बटे हुए होते हैं। जैसे वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, घर के कामकाज देखती हैं, और जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं। सकल्स मदर शीला, जो सकल की मदर थी उसका नाम था शीला, और वो क्या करती थी, वो कुक फूड, खाना बनाती थी। क्लीन्स यूटेंसिल्स, बर्तन धोती थी। वॉशेस क्लोथ, कपड़े धुलती थी। क्लीन्स द हाउस, घर साफ करती थी। एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, और उनके अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। सकल्स फादर, जो सकल के फादर थे वो क्या करते थे, बूटा नाम था उनका। कल्टिवेट्स द फील्ड, वो अनाज उगाते थे। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो अनाज पैदा होता था उसको मार्केट में बेच देते थे। एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, और घर के लिए क्या करते थे, पैसा कमाते थे, धन कमाते थे। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला जो करती थी अपनी फैमिली के लिए, जो भी काम करती थी, जो भी सर्विसेज वो अपनी फैमिली को देती थी, लाइक हमने अभी ऊपर पढ़ा, कुक फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, क्लीन द हाउस, लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस, ये सब करती थी। बट इसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं होती थी, उसको कोई पैसा नहीं मिलता था इस सर्विस के बदले। बूटा अर्न्स मनी, बूटा पैसे कमाता था, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, और अपने परिवार को पालने के लिए इसको खर्च करता था। वुमन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमन जो घर में काम करती हैं अपनी फैमिली के लिए, उसके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। तो हाउस होल्ड का जो काम होता है, घर के जो काम काज करती हैं वुमन, उनको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए बहुत बात भी होती है कि महिलाओं को भी उनके काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। अमेरिका में भी इससे रिलेटेड एक रिसर्च हुई थी, वहां लोगों से पूछा गया था, मैन से पूछा गया था कि आपके घर में कौन वर्किंग है, मैन या वुमन। तो जो मैन वर्किंग थे उसको तो वर्क मानते थे, लेकिन महिलाओं के काम को काम नहीं मानते थे वो लोग, कि वो भी काम करती हैं। ये तो सामाजिक स्थिति है अमेरिका जैसे कंट्रीज की। तो सोचिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी क्या कंडीशन होगी, वहां वुमेन्स की हालत बहुत खराब है। बट यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि किस तरह के सर्विसेज का, किस तरह के वुमेन के काम को नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। फिर किस तरह की फीमेल्स का काम रिकॉग्नाइज किया जाता है, किस तरह के काम को काउंट करते हैं, वो आगे देखते हैं। तो किस तरह की फीमेल्स के काम को नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता, मदर ऑफ विलास, विलास की मदर है ये गीता, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। ये क्या करती हैं, मछलियां बेचती हैं, इससे इनको इनकम होती है। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, इस तरह की वुमन को अपने काम के लिए पे मिलता है। व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। तो इस तरह की महिलाओं की जो अर्निंग होगी वो भी इस चीज पे डिपेंड करेगी, जैसे कि मेल की होता है, मेल को कैसे अर्निंग डिसाइड होती है, उसकी एजुकेशन और स्किल के आधार पर, वैसे ही फीमेल के साथ भी होता है। जितनी वो एजुकेटेड होती है, जितनी स्किल्स उसके पास होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको अर्निंग होती है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। अब जो व्यक्ति जितना एजुकेटेड होगा उसको उस तरह की ही जॉब मिलेगी मार्केट में, उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मार्केट में उन्हीं लोगों की वैल्यू है, जितनी अच्छी एजुकेशन है, जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास है, मार्केट में उतना ही अच्छी जॉब आपको मिलेगी, उतनी अच्छी अर्निंग्स आपकी होंगी। A majority of women have meager education and low skill formation. मेजोरिटी ऑफ वुमन, बहुत सारी, जितनी अधिकांश महिलाएं हैं उनके पास बहुत कम एजुकेशन है और बहुत ही कम स्किल्स हैं उनके पास। वुमन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, इसलिए मैन के कंपैरिजन में वुमन को सैलरी कम मिलती है, उसको वेतन कम मिलता है। मोस्ट वुमन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर,
बहुत सारी महिलाएं ऐसी जगह काम करती हैं जहां पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, पता नहीं कब जॉब से निकाल दें। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर, मतलब लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं होता, उनको कानूनी तौर पर भी सुरक्षा वहां पर नहीं मिलती है, कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। इसमें रोजगार की भी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब उनको मिला है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, वो भी इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, लो इनकम होती है इसमें। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स। इसमें मैटरनिटी लीव जैसी फैसिलिटीज, चाइल्ड केयर और जो दूसरी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। तो हमने इसमें ये समझने की कोशिश करी कि अगर स्किल्स नहीं होंगी, एजुकेशन नहीं होगी महिलाओं के पास, तो महिलाओं को पुरुषों के जितना, मेल के जितना क्या नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगी, उनको उस तरह की सैलरीज नहीं मिलेगी। तो किस तरह की वुमेन्स को मेल जैसी सैलरी मिलती है, मैन जैसी सैलरी मिलती है, वो भी देख लेते हैं। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. जिन वुमेन के पास, जिन महिलाओं के पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छे स्किल्स होते हैं, उन्हें भी मैन जैसी ही सैलरी मिलती है। Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. ऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें टीचिंग एंड मेडिसिन जैसी चीजें जो है इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. कुछ फीमेल्स ऐसी भी हैं जिन्होंने नॉर्मल जॉब्स की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में भी जॉब प्राप्त की है। Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. अपनी सिस्टर से या किसी क्लासमेट से आप पूछ सकते हैं कि वो क्या बनना चाहती हैं, उनका करियर वो किस चीज में देखती हैं। सो गाइज, दिस इज द वीडियो। चैप्टर 2 पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो रिमेनिंग चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।